क्रिकेट हॉकी वॉलीबॉल फिल्म ड्रामा सियाहत और कुछ भी उसने कंधे उचका कर कहना शुरू किया था। माशाअल्लाह, लगता है यही सारा कुछ घोल कर तुम इस बदनसीब आदमी को खिलाओगी जिसके नसीब तुम्हारे साथ फूटेंगे। उमर ने दूध का गिलास खाली करते हुए मजे से कहा था। इश्वा के अलावा और सब के लिए इसकी खुश मिजाजी उरूज पर होती थी। मेरा ख्याल है वो दुनिया का खुशकिस्मत इंसान होगा, अरूसा ने शरारती अंदाज में चहक कर कहा था और उसका चहकना पसीने में तरबतर इश्वा को बुरी तरह से सुलगा गया था। इसने गुस्से के आलम में बर्नर जोर से बंद किया। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं, यही बड़ा और असली वाला सच है। अरूसा हंसने लगी। इसकी गुनगुनाती हंसी की आवाज ने लम्हा भर के लिए इश्वा को भी मबहूत कर दिया। यानी असली देसी घी वाला? उमर ने मुस्कुराते हुए पूछा। देसी घी का नाम मत ले, इश्वा जी को उबकाई आ जाएगी। वो इश्वा को बाहर निकलता देखकर छिड़ने वाले अंदाज में बोली। इश्वा जी की सूरत ही खैर से क्या कि हमारी बात तो जहर की तरह लगती है जनाब को। सूरत ही मनहूस है, बात मुकम्मल कर लेना थी। भला अधूरी छोड़ने का फायदा? तप तप कर उसने अपनी सारी तपश निकाल दी थी। पप्पा, स्कूल से देर हो रही है, अमीमा को बोलना पड़ा। वो अभी अभी यूनिफॉर्म पहनकर आई थी, हाथ में उमूरिये और अमन के स्कूल बैग पकड़ रखे थे। और मुझे कॉलेज से देर हो रही है। करूसा भी साथ ही खड़ी हो गई थी। उमूरिये ने भी इसके पैठे को ललचाई नजरों से देखने के बावजूद खाना मुनासिब नहीं समझा था। मैं ऑफिस से लेट हो चुका हूँ, क्या ख्याल है आज सारे छुट्टी ना मार ले? वो इन सब के खुले खुले चेहरों की तरफ देखकर बोला था। बस इनमें इश्वा का चेहरा हदपश मुर्दा था। वो हद दर्जा बेजार दिखाई दे रही थी। बच्चियों ने फौरन नारा लगाया। निकी और पूछ पूछ सब यूनिफॉर्म तब्दील करने अंदर भाग गए। इसने कहीं पढ़ा था कि शक एक नाग की तरह होता है जो आपकी हर खुशी को डस लेता है और फिक्र आज के दिन की चमकती सुनहरी धूप पर आने वाले कल के काले बादलों के साए फैला देती है। तन्हा कुर्ते कुर्ते गोया वो थकने लगी थी। इसका दिल एक नासूर बनता जा रहा था जो बस फटने के करीब पहुंच चुका था। उमर और अरूसा की छेड़ चेड़ बेतकल्लुफी पहले की तरह कायम दायम थी। इश्वा से अब ये रंगीन मंजर देखे नहीं जाते थे। इश्वा सहन में आकर ताज़ा हुआ के लिए बैठ गई तो जब बराबर वाले घर से गौसिया बाजी आ गई। बड़े दिनों बाद उन्होंने चक्कर लगाया था। वो कुछ उलझी उलझी सी लग रही थी। ऐसे ही बातों के दौरान उन्होंने दबी आवाज में इश्वा से कहा, अरूसा की कहीं बात वात चलाओ, ये ना हो पानी सर से ऊंचा हो जाए और तुम्हारे हाथ कुछ ना आए। जी, वो साकित रह गई थी। पराई लड़की की जिम्मेदारी बहुत भारी होती है। मुझे अरूसा के रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे। गौसिया बाजी बोले जा रही थी। क्या गौसिया बाजी भी उम्र और अरूसा के मुतालिक सुन गिन पा चुकी हैं? इसका दिल गोया धक से रह गया था। और यही बात बहुत वाज़ेह और साफ लफ्जों में मासी ने भी गोया इश्वा के मुंह पर्दे मारी थी। मासी को इन दिनों इश्वा ने कपड़े वगैरह धोने के लिए रखा था। पूरे महल्ले का काम करती थी। भाभी बेगम की सफाई सुथराई भी करती थी, बल्कि ज्यादा कयाम इसका भाभी बेगम के घर में ही होता था। बेवा औरत थी और बे औलाद भी। भाभी बेगम बिला की खुदा तरस खातून थी। उन्होंने इसे ठिकाना फराहम कर दिया था। बात कुछ यूं हुई। अरूसा मामूल की तरह उम्र के कंधे से लटकी न जाने क्या फरमाइश कर रही थी। पहले पहल तो उम्र मान नहीं रहा था और फिर न जाने क्या सोचकर अरूसा को लिए बाहर निकल गया। हालांकि अमन ने भी साथ जाने के लिए जिद की थी, मगर उमर ने इसे डांट कर खामोश करवा दिया। होमवर्क करो आराम से बैठकर, मैं आकर तुम तीनों का टेस्ट लूंगा। जो तैयारी करनी है कर लो। वो गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया था और अरूसा भी इसके पीछे कलांच भरती भाग गई थी। इस मंजर को देखकर इश्वा की आंखों में धुआं भर गया। इश्वा बेटी, एक बात कहूं? मासी ने झिझकते हुए पूछा था। बोलो मासी। इश्वा को अंदाजा नहीं था मासी कौन सा धमाका करने वाली है, वरना इसे कुछ बोलने का मौका ही ना देती। वो यूं तो इसके परखचे ना उड़ा कर जाती। बेटी, अपनी अरूसा बेटा को समझा, वो जो कर रही है ठीक नहीं। क्या कर रही है? इश्वा चौंक गई। बेटा, मुंह छोटा है बात बड़ी है। मासी तजब्जुब का शिकार थी। इश्वा के गोया पूरे वजूद में बेचैनियां उतर गई थी। मासी बोलो भी, इसने धड़कते दिल के साथ पूछा। बेटा, अरूसा को कहो ये सब ठीक नहीं। मैंने खुद उम्रबाओं के साथ अरूसा को बहुत दफा गाड़ी में बैठकर आते जाते देखा है, कॉलेज यूनिफॉर्म में। अरूसा की उम्र कच्ची है, माहे बाप का साया नहीं। बेहतर यही है तुम अभी से संभाल लो। मामला बिगड़ गया तो हाथ कुछ नहीं आएगा। मासी तो चली गई थे, मगर इश्वा को गोया जीते जी मार गई। उमर और अरूसा छप छुपाकर मल्ला मिलाना। कॉलेज यूनिफॉर्म में वो कॉलेज के बहाने उम्र के साथ चली जाती है और उम्र को देखो। मेरी नाक के नीचे कौन कौन से ड्रामे तरतीब दिए जा रहे हैं और मैं अभी तक खामोश हूं। क्या मुझे किसी बड़े नुकसान का इंतजार है?
मेरे होंठ कब खिलेंगी जब कोई बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया। वो गोया सुन होते दिमाग के साथ सोच रही थी और उसके कानों में भाभी बम गौसियाबाजी और मासी की आवाजें गोया पिघला हुआ सीसा बनी उतर रही थी। अरुसा और उमर, उनके मील जुल मुलाकातें। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूं, चाहे मुझे अपनी जान की बाजी क्यों ना लगाना पड़े। मैं अपना घर उजड़ने नहीं दूं, बल्कि इस नागिन का सर कुचल कर उसे मार डालूंगी। वो गोया दहकते अंगारों पर नंगे पीर चल रही थी। अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। इसके यकीन पर गोया महर लग गई थी और इसे भी सिर्फ उम्र के आने का इंतजार था। वो पिछले 2 दिन से ऑफिस के काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था और इश्वा गोया एक एक पल गिन गिन कर गुजार रही थी। न जाने नींद में किस एहसास के तहत इसकी आंख खुल गई थी। बेकरारी इस हद तक बड़ी थी कि दोबारा नींद मेहरबान ही न हुई। वो उठकर नंगे पीर किचन में आ गई। 2 गिलास पानी पीकर कुछ देर के लिए वो लाउंज में टहलती रहो, फिर बच्चियों के कमरे में झांकने लगी। वो तीनों ही बेखबर सो रही थी। बराबर में अरुसा का कमरा था। कुछ सोचकर वो इसके कमरे के दरवाजे पर हाथ रखे खड़े हो गए। दरवाजा अंदर से मुकफ्फल था। अरुसा की आवाज बिल्कुल साफ अंदाज में उसकी समातों में उतर रही थी। मैं कुछ नहीं जानती अगर आपने मेरे साथ शादी नहीं करनी तो साफ बता दे। मैं आपकी वापसी तक का इंतजार कर रही हूँ। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। हम उसी हफ्ते निकाह कर लेंगे। मैं आपसे कह भी रही थी कि मुझे साथ ले जाएं। हम शहर से बाहर निकाह कर लेते। अरुसा की भराई आवाज में गुस्से की आमेजिश साफ महसूस की जा सकती थी। दुनिया वालों की परवाह करेंगे तो हमारे दिल हकीकी खुशी से दूर हो जाएंगे। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और आप मुझसे मोहब्बत के दावेदार हैं, तो फिर लोगों की तरफ मत देखें। अरुसा गोया सिसक उठी थी। इश्वा से मजीद सुनना दुश्वार हो गया। इसकी सांस धुवनकनी की मानिंद चल रही थी। सर से लेकर पैरों तक वजूद पसीने से शराबूर था। अब भी मुझसे मोहब्बत के दावेदार हैं उमर। इश्वा जिंदा नहीं थी। इन चंद लफ्जों के कोड़ों ने उसे मार डाला था। उमर से मोहब्बत नहीं करता थे, मगर वो इसके मिजाज के हर रंग से समझौता किए हुए थे। शायद इसलिए कि वो उम्र की मोहब्बत में अवाइल उम्री से ही मुब्तला हो गई थी। वो उम्र को चाहती थे बेहद हिसाब, इसीलिए तो उसने अपनी जात को इस घर की खातिर मिटा दिया था। उमर से वाबस्ता हर रिश्ते से मोहब्बत की थी, मगर उमर ने भला किस मकाम पर उसे धोखा दिया था। अगर वो किसी दूसरी औरत को पकड़ कर ले आता और ये तारुफ करवाता कि वो उम्र की बीवी है, तो इश्वा कभी हुफ तक मुंह से ना निकालती। मगर जिसे अपने हाथों से परवान चढ़ाया था, उसे उमर के बराबर खड़े देखने का इसमें हौसला नहीं था। वो एक दफा फिर से सब्र और बर्दाश्त के असबाक याद करना चाहती थे, मगर अरुसा की आवाज गोया लम्हा भर में उसे लहूलुहान कर देती। नहीं अरुसा, तुमने अच्छा नहीं किया। यूं किसी के पीठ में खंजर नहीं गेवनपति। मैं जालिम नहीं बनना चाहती, मगर तुमने मुझे जुल्म करने पर उकसा दिया है। वो अंदर ही अंदर गोया फूट फूट कर रो रही थी, मगर एक भी आंसू इसकी आंख से नहीं गिर पाया था। इस भयानक रात का इख्तिताम हो ही गया था और इसे जिस सुबह का इंतजार था वो इसके आंगन में उतर आई थी। उमर ने इस घर में कदम रखा तो जैसे वो नींद से जाग उठी। हालांकि वो सुई कहाँ थी, बस बेखबरी में मारी गई थी। वो उमर के कमरे में आने का इंतजार करती रहती थी, मगर उमर बेडरूम में आना गोया भूल गया था। इश्वा को उठकर बाहर निकलना ही पड़ा। वो सीधा अरुसा के कमरे में चला गया था। इश्वा फिर से लहूलुहान हो गई। मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती, मैं मोहब्बत करती हूँ और मोहब्बत करना जुर्म नहीं। मुझे किसी की परवाह ना, मुझे अपने दिल की खुशी चाहिए। अरुसा उम्र के कंधे से लगी सिसक रही थी और उम्र उसके बाद सहला रहा था। इश्वा इसका चेहरा नहीं देख पाई थी, ताहम उसकी आवाज ने इश्वा के पैरों तले अंगारे बिछा दिए। तुम फिक्र मत करो प्लीज अरुस, मत रोया करो, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। खुद को संभालो, ये क्या बचपना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उम्र चाहिए। वो बच्चों की तरह मचल रही थी। इश्वा की शरियान गोया फटने के करीब पहुंच गई थी। वो अपनी टांगें घसीटते हुए बमुश्किल अपने कमरे में आई थी जब उलझा उलझा उमर भी बेडरूम में दाखिल हुआ। अस्सलाम अलैकुम। वो टाई की नाट खोलकर सोफे पर ढह गया था। वो सफर से इतना थका नहीं आया था जिस कदर एक बेनाम सी परेशानी ने इसे थका डाला था। कुछ चाय वगैरह पिला दो, सर में शदीद दर्द है। उमर अपनी कंपटियां दबा रहा था। फिर उठकर कपड़े तब्दील करने चला गया। जब वापस आया तो इश्वा को हुनूस खड़े देखकर हैरान रह गया। खड़ी क्यों हो, बैठ जा, तबीयत तो ठीक है। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर आया हूँ है, तुम्हारे दिन भी तो करीब है, बल्कि यही कुछ गिनती के दिन। वो बोलते हुए इसके करीब चला आया। खैर तो है, मेरी नाक तले कौन सा खेल रचा रखा है।
मुझे पागल, अहमक और बेवकूफ़ समझते हो क्या? इश्वा एकदम गोया जब्त की तमाम तनाबें छोड़ बैठी थी। शर्म नहीं आती इश्क के खेल रचाते हुए? घटिया आदमी, अपने मर्तबे और मकाम को ही देख लेते। अरुसा तुम्हारी बेटी से कुछ ही बड़ी है, वो इसका गिरबान पकड़कर चीख रही थी। जो तुम दोनों सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, मैं वो सब कुछ नहीं होने दूंगा। अपन जान हार दूं मगर तुम्हें अरुसा से निकाह नहीं करने दूंगी। बेहया आदमी, नक लगाने के लिए अपना ही घर मिला था। चटाख। इश्वा के लबों पर गोया इस थप्पड़ ने कुफुल लगा दिया थे, मगर दूसरे ही पिलिए कुफुल खुद बखुद तड़क गया। मारो और मारो मुझे, जितना चाहा हो मार लो, मगर मैं सारी दुनिया को चीख चीख कर इकट्ठा कर लूंगी। तुम्हारा एक एक करतूत दिखाऊंगी। बकवास बंद करो इश्वा, उमर यकदम दे उड़ा। तुम मुझे खामोश नहीं करवा सकते। वो जहर खंद हुई। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? उमर हद दर्जा मुश्तइल हो गया था। मैंने तुम्हारे करीह रूप का एक नज़ारा देख लिया है। मुझे कराहियत आ रही है तुम्हारे वजूद से। इश्वा के होंठ गोया जहर आलूद हो गए। तुम जो समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ अहमक औरत। वो कुछ बोलना चाह रहा था मगर चुप हो गया। मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए। मैं अरुसा को इस घर में रहने नहीं दूंगी। वो अपने हवासों में कहाँ थी? उमर की आंखें लहू रंग हो गई। ये घर अरुसा का भी है, तुम उसे यहाँ से कैसे निकाल सकती हूँ? इसके इल्जाम दर इल्जाम ने गोया उमर को भी हद दर्जा आग बबूला कर दिया था। ये घर मेरा है, वो फनकारी। क्या जहेज में लाई थी? ये हमारा घर है, यानी मेरा और अरुसा का। तुम कौन होती हो उसे घर से निकालने वाली? उमर के तंजिया अंदाज ने इसे और भी केल कर दिया। ये मेरा घर नहीं, वो सदमे की शिद्दत से फटी फटी आवाज में बोली। नहीं, उम्र खई से गोया हुआ तो 15 साल मैंने ऐसे ही गुजार दी। इस घर की खातिर अपनी हर खुशी और हर सुकून को त्याग दिया। ये फिर भी मेरा नाव, तो फिर यहाँ क्यों हूँ? वो इसकी शर्ट पकड़े अपने हवास छोड़ बैठी थी। ताका तुम आराम से शादियाने बजा लो। वो गुस्से में तहज़ तमीज़ सब भूल चुकी थी। इश्वा, उमर चलाया, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अरुसा के बारे में एक भी नाजेबा लफ्ज़ मत मुंह से निकालना। तुम दोनों गलीज़ और बेगैरत हो। खुद गर्जी तुम दोनों के खून में रची है। ये मेरी बदकिस्मती थी जो मैं जान ही नहीं पाए। इश्वा, वो गोया खून के घूंट भर कर रह गया था। तुम्हें शर्म नहीं आए? अरुसा से मोहब्बत के ढोंग रचाते हुए इसे कॉलेज से लेकर कहाँ गायब हो जाते थे? तुम जो समझ रहे थे कि मैं कुछ जान नहीं पाऊंगा, सब पता चल गया है मुझे तुम्हारे घिनौने कामों का। इसका जहन गोया एक नुक्ते पर ठहर गया था। तुम दफ हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। वो आग बबूला हो उठा। मैं खुद लानत भेज कर जा रही हूँ तुम्हारे इस घर पर। नहीं आऊंगी वापस, कभी नहीं। इश्वा उठकर रोते हुए नंगे पीर घर से निकल आई थी। गुस्सा हराम होता है, होश व हवास सल्ब कर लेता था। गुस्से ने इश्वा के हवास पर भी अपने पंजे गाड़ दिए थे, वरना वो इतना बड़ा फैसला करते हुए अपनी मौजूदा हालत की तरफ ही गौर कर लेती। जिस वक्त वो भाभी बेगम के घर में दाखिल हुई, पूरे घर पर सन्नाटे का गोया राज था। ना जाने सब कहाँ थे। एक लिहाज से बेहतर ही था, उसे संभलने के लिए मौका मिल जाता। वो थके थके कदम उठाते हुए अंदरूनी हिस्से की तरफ आ गई थी जब गोल कमरे से आती आवाज ने उसे बुरी तरह से ठिठका दिया।